बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 1 का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसके लिए हम डेनिस जी जिल की बुक को फॉलो कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो उसको लाजमी देखें, जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म को देखा था, आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट को डिस्कस किया था। तो सबसे पहले उस लेक्चर को लाजमी देखें, क्योंकि इस एक्सरसाइज में आप देखेंगे कि बार बार आर्गुमेंट की बात होगी, प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात होगी, ठीक है, पोलर फॉर्म्स आएंगी। तो इस वजह से आपको प्रीवियस लेक्चर आना लाजमी है। तो मूव करते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। इन प्रॉब्लम 1 to 10 राइट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म फर्स्ट यूजिंग एन आर्गुमेंट थीटा नॉट इक्वल टू प्रिंसिपल आर्गुमेंट, देन थीटा इज इक्वल टू प्रिंसिपल आर्गुमेंट। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1 to 10 में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की कार्टीजियन फॉर्म को, ठीक है, क्वेश्चन 1 से 10 तक कार्टीजियन फॉर्म दी हुई है कॉम्प्लेक्स नंबर की, हमने उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और उसके लिए हमने एक मरतबा आर्गुमेंट वो यूज़ करना है जो कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो, ठीक है, और एक मरतबा जो आर्गुमेंट हम थीटा लेंगे वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि जनरल आर्गुमेंट के साथ हमने पोलर फॉर्म लिखनी है। तो इस तरह से हर क्वेश्चन में हमारे पास दो पोलर फॉर्म्स आएंगी, एक पोलर फॉर्म प्रिंसिपल आर्गुमेंट के कोरिस्पॉन्डिंग, ठीक है, और एक पोलर फॉर्म जनरल आर्गुमेंट के कोरिस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 को देखते हैं हम सबसे पहले 2। अब ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम लिख सकते हैं लेट z इज इक्वल टू 2 + 0 आयोटा, ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे x हमारे पास है 2 और y है 0। इसको हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पोलर फॉर्म हमें पता है कि क्या होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, z इज इक्वल टू r इंटू cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। ये पोलर फॉर्म है, इसमें हमें r और थीटा चाहिए। तो r क्या होता है हमारे पास, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका मॉडुलस, ठीक है, यानी r इक्वल होता है मॉडुलस ऑफ z, जो कि इक्वल है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। तो इस तरह r हमारे पास आ जाएगा 2। अब हम थीटा को फाइंड करते हैं। थीटा क्या होगा, tan इनवर्स y ओवर x, ठीक है, ये प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि थीटा इसके इक्वल होता है tan इनवर्स y ओवर x। y हमारे पास है 0 और x है 2, 0 ओवर 2 0, tan इनवर्स 0। अब tan कहाँ पे 0 होता है, 0 पे 0 होता है, ठीक है। ये भी लेक्चर मैंने दिया हुआ है कि किस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को बाय यूजिंग लेफ्ट हैंड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आपको उस लेक्चर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप वॉच कर सकते हैं। तो tan कहाँ पे 0, 0 पे 0, ठीक है। तो इस तरह से थीटा हमारे पास आ गया 0। अब ये जो 0 हमारे पास थीटा की वैल्यू आई है, ये -पाई और पाई के दरमियान लाई करिए, तो इसका मतलब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है थीटा की, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगी, ठीक है। हमने पहले भी कहा कि वो वैल्यू जो -पाई से पाई के दरमियान लाई करती है, वो उस वैल्यू को हम कहते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट आ गया। सो पोलर फॉर्म क्या होगी, z इज इक्वल टू r इंटू काज थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r हमारे पास 2 है, काज इंटू 0 डिग्री प्लस आयोटा साइन इंटू 0 डिग्री। अब ये हमारे पास पोलर फॉर्म आ गई जब हमने जो आर्गुमेंट थीटा ले रहे हैं वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, ठीक है। अब हम पोलर फॉर्म लिखते हैं जब हमारे पास जो आर्गुमेंट है वो जनरल आर्गुमेंट है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं लेना हमने। तो जनरल आर्गुमेंट के लिए क्या करते हैं हम स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल आर्गुमेंट में 2n पाई को ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि जनरल आर्गुमेंट किस तरह से निकाल सकते हैं हम, कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट में 2n पाई को ऐड कर दें, ठीक है। अब प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमारे पास 0 है प्लस, अब फॉर n इज इक्वल टू 1, यानी n1 के लिए 2 पाई होगा यहाँ पे। तो जनरल आर्गुमेंट हमारे पास आ गया 2 पाई, ठीक है। n1 के लिए हम देख रहे हैं इसको, n2 के लिए, 3 के लिए, इस तरह भी देख सकते हैं, ठीक है। तो n1 के लिए हमारे पास जो जनरल आर्गुमेंट आया वो 2 पाई आया। तो इस तरह से
हमारे पास पोलर फॉर्म क्या होगी फिर, z इज इक्वल टू आर, हमारे पास 2 है, cos इंटू 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई। तो ये हमारे पास एक ये पोलर फॉर्म और ये पोलर फॉर्म है, ठीक है। इसकी ये कार्टेशियन फॉर्म थी कॉम्प्लेक्स नंबर की, इसको हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया है, एक मरतबा पोलर फॉर्म लिखी है प्रिंसिपल आर्गुमेंट के कोरिस्पॉन्डिंग, और ये पोलर फॉर्म है जनरल आर्गुमेंट के कोरिस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है -10। -10 को हम लेट करते हैं कि z इज इक्वल टू -10 प्लस 0 योटा, इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे x है -10 और y 0 है। सबसे पहले हमने r फाइंड करना है, तो r के लिए ये जो z है इसका मॉडुलस यानी r इसके मॉडुलस के इक्वल है, तो r की वैल्यू क्या होगी 10। अब हम थीटा निकालते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x मॉड ऑफ x, ठीक है। मैंने पहले बताया कि इसको आपने पॉजिटिव ही रखना है, तो इसलिए हम x नेगेटिव था तो उसका मॉड ले लिया। tan इनवर्स 0, तो tan कहाँ पे 0, tan 0 पे 0, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू आ गई 0, लेकिन स्टूडेंट्स देखें कि हमारा जो पॉइंट है कॉम्प्लेक्स नंबर है वो तो -10 है, यानी कि यहाँ पे है, रियल एक्सिस के नेगेटिव साइड पे है, ठीक है, यहाँ पे कहीं है, और हमारा एंगल आया 0 डिग्री, और वो 0 डिग्री इस साइड पे होता है, ठीक है, इस साइड पे, यहाँ पे 0 होगा। तो हमारा पॉइंट यहाँ पे है और जो एंगल आया वो इस साइड पे आया, तो हमें ये एंगल चाहिए, तो ये एंगल फिर पाई होगा, ठीक है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि सिंस z इज इक्वल टू -10 प्लस 0 आयोटा लाइज ऑन नेगेटिव x एक्सिस, सो थीटा इज इक्वल टू पाई, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि tan इनवर्स 0, यानी कि tan कहाँ पे 0, 0 पे भी 0 होता है, पाई पे भी 0 होता है। अगर हमने यहाँ पे 0 लिख दिया है तो यहाँ पे बताना होगा कि ये जो पॉइंट है ये तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर यहाँ पे कौन सा एंगल होता है, पाई, तो इस वजह से हमारे पास जो थीटा होगा वो पाई होगा। तो अब ये जो हमारी आर्गुमेंट आया है ये -पाई और इस इंटरवल में लाई कर रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट यही होता है ना जो इस इंटरवल में लाई करे, तो इसका मतलब ये जो थीटा की वैल्यू आई ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगी। तो आर हमने फाइंड किया, ये थीटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, इसके कोरिस्पॉन्डिंग इस प्रिंसिपल आर्गुमेंट के कोरिस्पॉन्डिंग ये पोलर फॉर्म होगी, ठीक है। अब जनरल आर्गुमेंट के कोरिस्पॉन्डिंग हमने पोलर फॉर्म लिखनी है, तो जनरल आर्गुमेंट के लिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट में 2n पाई ऐड करेंगे, ठीक है, 2n पाई। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमारे पास पाई है, प्लस n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा 2 पाई प्लस पाई 3 पाई। अब जनरल आर्गुमेंट 3 पाई आ गया, तो इसके लिए पोलर फॉर्म ये होगी, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने एक ये पोलर फॉर्म लिखी, जब थीटा हमने जो लिया वो जनरल आर्गुमेंट था, और ये पोलर फॉर्म है जब हम थीटा हमने प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिया था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सिमिलरली है जिस तरह हमने प्रीवियस किया क्वेश्चन नंबर 2 को। लेट z इज इक्वल टू 0 - 3 होता x हमारे पास 0 है, y -3 है। r फाइंड करने के लिए इसका मॉड लेंगे, r हमारे पास 3 आएगा। थीटा के लिए tan इनवर्स y ओवर x करेंगे, y नेगेटिव है इसलिए मॉड ले लिया, ठीक है, y ओवर x। tan इनवर्स इन्फिनिटी, अब tan कहाँ पे इन्फिनिटी, 90 पे इन्फिनिटी, ठीक है, tan 90 के ऊपर इन्फिनिटी होता है। अब चूंकि ये जो पॉइंट है लाइज ऑन इमेजिनरी एक्सिस या नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस या नेगेटिव वाई एक्सिस, यानी कि इसको हम कहते हैं कि ये इमेजिनरी एक्सिस है या वाई एक्सिस है। हमारा पॉइंट -3 आयोटा यानी कि यहाँ पे कहीं होगा -3 आयोटा, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस पर है। तो यहाँ पे अगर π/2 है, यहाँ पे एंगल π/2 होता है, और यहाँ पे -π/2 होगा, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास जो थीटा आएगा फिर वो -π/2 होगा, -π/2, ठीक है। यहाँ पे तो थीटा इज इक्वल टू π/2 है, लेकिन पॉइंट जो है वो लाई कर रहा है नेगेटिव वाई एक्सिस पर, तो इस वजह से थीटा -π/2 होगा, और ये जो वैल्यू है -π से पाई में लाई कर रही है, तो इस वजह से ये जो थीटा होगा ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा। तो हमारे पास पोलर फॉर्म क्या आ गई, z इज इक्वल टू -3 आयोटा इज इक्वल टू r हमारे पास 3 है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जनरल आर्गुमेंट के लिए फिर वही 2n पाई ऐड करेंगे और n को 1 करेंगे पर्टिकुलर केस, ठीक है। n1 के लिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट -π/2 प्लस 2 पाई 3 π/2, तो इसके लिए ये पोलर फॉर्म होगी, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको आप देख सकते हैं उसी तरह किया हुआ है। z इज इक्वल टू 0 + 6 आयोटा x
वाई ये है, आर फाइंड कर सकते हैं 6, और थीटा क्या होगा हमारे पास यहाँ पे π/2, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें कि ये जो पॉइंट अब कहाँ पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पर, यानी इमेजिनरी एक्सिस पर, और यहाँ पे कहीं, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस पर। यहाँ से यहाँ तक ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और नीचे ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है और यहाँ पे एंगल π/2 होता है, ठीक है। तो अब नेगेटिव नहीं है, अगर यहाँ पे पॉइंट होता तो फिर -π/2 लेते हैं एंगल। तो चूंकि पॉइंट ऊपर है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, इस वजह से जो एंगल थीटा होगा वो π/2 होगा और ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा। तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग ये हमारे पास पोलर फॉर्म होगी, ठीक है। तो जनरल आर्गूमेंट के लिए सिंपल प्रिंसिपल आर्गूमेंट में 2n ऐड करें, देन n को 1 लेके ये आपके पास जनरल आर्गूमेंट होगा। अब इसके लिए r तो सेम ही रहेगा और ये आपके पास एंगल यूज करते हुए आप ये पोलर फॉर्म लिख सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है 1 + आयोटा। ये कार्टेशियन फॉर्म है, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले एंगल वो यूज करना है कि वो प्रिंसिपल आर्गूमेंट हो, देन एंगल यूज करना है कि वो जनरल आर्गूमेंट हो, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं z = 1 + आयोटा, x हमारे पास 1 है और y भी 1 है। तो r हमारे पास √2 होगा, थीटा = tan 1 y/x, tan 1 1, tan कहाँ पे 1, 45 पे, 45 को हम लिख सकते हैं π/4, ठीक है स्टूडेंट्स। ये एंगल्स हमने प्रीवियस लेक्चर्स में निकाले हैं, इस वजह से मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, π/4। अब थीटा = प्रिंसिपल आर्गूमेंट π/4, ठीक है, यानी कि ये जो π/4 है ये उस इंटरवल में लाई कर रहा है -π से π में, तो ये जो एंगल होगा ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा, तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग ये पोलर फॉर्म होगी। जनरल आर्गूमेंट के लिए फिर वही कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट में 2n ऐड करेंगे, तो इस तरह से ये हमारे पास पोलर फॉर्म आएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है अब 5 - 5 आयोटा। लेट z = 5 - 5 आयोटा। x हमारे पास यहाँ पे 5 है और y -5 है, ठीक है। r निकालने के लिए इसका मॉड लेंगे, यानी r इक्वल होता है mod ऑफ z = √x² + y², ठीक है। तो यहाँ से r की वैल्यू आएगी 5√2 और थीटा tan 1 y/x, ठीक है। y नेगेटिव था इसलिए मॉड ले लिया, यानी कि इसको हमने पॉजिटिव ही रखना है। tan 1 5/5, tan 1 1 कहाँ पे, फिर 45 पे, यानी π/4 पे। अब देखें कि ये जो पॉइंट है, यानी कि ये जो पॉइंट है 5 - 5 आयोटा, यानी x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो ये किस क्वाड्रेंट में होता है, 4th क्वाड्रेंट में, यानी कि पॉइंट 4th क्वाड्रेंट में है और जो एंगल हमारे पास निकला है π/4, यानी कि ये 45 ये यहाँ पे कहीं होगा, लेकिन हमें तो ये एंगल चाहिए, ठीक है। तो हमें पता है कि 4th क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या होता है, ये भी मैंने बताया हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या होगा, tan 1 y/x, ठीक है, tan 1 y/x, और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है पाई प्लस tan 1 y/x, ठीक है, tan 1 y/x। थर्ड क्वाड्रेंट में होता है -π + tan 1 y/x, ठीक है, -π + tan 1 y/x, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है -tan 1 y/x, ठीक है। ये भी प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया हुआ है कि किस तरह से, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट हो तो वहाँ पे जनरल आर्गूमेंट प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या आता है, अगर पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो वहाँ पे प्रिंसिपल आर्गूमेंट और जनरल आर्गूमेंट क्या होता है, ठीक है। इसी तरह थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गूमेंट और जनरल आर्गूमेंट क्या होता है, इस तरह से ये आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। तो चूँकि पॉइंट जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में, इस वजह से जो हमारा आर्गूमेंट होगा थीटा वो -π/4 होगा, ठीक है। यानी कि हमें पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट होता है वो -tan 1 y/x के इक्वल होता है। तो चूँकि tan 1 y/x π/4 के इक्वल है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट होने की वजह से माइनस लगा दिया, ठीक है। तो पोलर फॉर्म हमारे पास ये आ गई प्रिंसिपल आर्गूमेंट के कोरिस्पॉन्डिंग। जनरल आर्गूमेंट के लिए आप प्रिंसिपल आर्गूमेंट में 2n को ऐड करेंगे और n1 के लिए आपके पास जनरल आर्गूमेंट ये होगा। तो इस आर्गूमेंट को यूज़ करें और r की वैल्यू को यूज़ करके ये पोलर फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 -√3 + 1 आयोटा। x हमारे पास -√3 है और y 1 है, तो r निकालने के लिए मॉड लेंगे z का और वो 2 आएगा, ठीक है। और थीटा के लिए tan 1 y/x, तो tan 1 1/√3। अब देखें कि tan की वैल्यू किस एंगल पे 1/√3 होती है,
पाई ओवर 6 यानी 30 पे, तो पाई ओवर 6 होगा। ठीक है, अब देखिए एंगल फिर हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे 30 यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, लेकिन पॉइंट हमारा एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है लेकिन एंगल यहाँ पे आ रहा है, हमें तो ये एंगल चाहिए, ये वाला। तो हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है पाई प्लस tan इनवर्स पाई ओवर एक्स। ठीक है, बस सॉरी पाई माइनस tan इनवर्स। ठीक है, ये मैंने प्रीवियसली पीछे गलत बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है tan इनवर्स पाई ओवर एक्स, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस tan इनवर्स पाई ओवर एक्स, थर्ड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है माइनस पाई प्लस tan इनवर्स पाई ओवर एक्स, और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस tan इनवर्स पाई ओवर एक्स। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है पाई माइनस tan इनवर्स, तो tan इनवर्स हमने निकाल लिया, वो पाई ओवर 6 है, तो पाई माइनस कर देंगे, पाई माइनस tan इनवर्स, तो इस तरह से हमारे पास 5 पाई ओवर 6 आएगा। ये हमारे पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट आ गया, तो इस तरह से हमारे पास ये पोलर फॉर्म बनी। जनरल आर्गुमेंट के लिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट में 2n पाई ऐड करेंगे और n1 के लिए हमारे पास ये जनरल आर्गुमेंट होगा, तो इस तरह से ये हमारे पास पोलर फॉर्म आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, -2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा, लेट z इज इक्वल टू दिस। r निकालने के लिए इसका मॉड लेंगे तो वो हमारे पास 4 आएगा। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x, अब y भी नेगेटिव था x भी नेगेटिव था इसलिए मॉड लगा दिए, नहीं इसको हमने पॉजिटिव ही रखना है। ठीक है, तो यहाँ से tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3, अब देखिए tan की किस एंगल पे वैल्यू स्क्वायर रूट 3 होती है, वो पाई ओवर 3 पे, यानी कि tan पाई ओवर 3 यानी कि 60 पे स्क्वायर रूट 3 वैल्यू देता है। ठीक है, तो यहाँ से पाई ओवर 3 इधर जाएगा, tan इधर जा आके tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 इक्वल है पाई ओवर 3 के, तो ये आपके पास एंगल आ गया। अब देखें कि एंगल फिर हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी पाई ओवर 3 60 है, तो 60 यहाँ पे कहीं होगा, और जो पॉइंट है एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है, और जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमें ये एंगल चाहिए। तो हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो किसके इक्वल होता है, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स। ठीक है, तो जनरल आर्गुमेंट क्या होता है, पाई प्लस tan इनवर्स। ठीक है, तो ये है कि सिंस पॉइंट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो जो जनरल आर्गुमेंट होगा वो होगा पाई प्लस tan इनवर्स y ओवर x। ठीक है, पाई प्लस tan इनवर्स ये है, तो जनरल आर्गुमेंट ये होगा। इसी तरह प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स ये। ठीक है, माइनस पाई प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गुमेंट ये होता है, तो यहाँ से ये आ जाएगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ये जनरल आर्गुमेंट है, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, तो ये हमारे पास दो पोलर फॉर्म्स आएंगी इसकी। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की, एक ये आएगी और एक ये आएगी। ये जो पोलर फॉर्म है ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट के कोरिस्पॉन्डिंग है और ये जनरल आर्गुमेंट के कोरिस्पॉन्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है 3 ओवर -1 प्लस अयोटा। सबसे पहले इसको हम a प्लस अयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे, यानी रैशनलाइज किया, तो इन दोनों को ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, जाएगा -3 अयोटा, यहाँ से -1 प्लस अयोटा -1 माइनस अयोटा, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला होगा, -1 का स्क्वायर 1 और माइनस अयोटा का स्क्वायर +1 होगा। ठीक है, तो यहाँ से -3/2 अयोटा, तो ये हमारे पास a प्लस बी अयोटा फॉर्म बन गई। यहाँ से हम r की वैल्यू निकालने के लिए इसका मॉड लेंगे, यानी कि x² + y² का स्क्वायर रूट, तो यहाँ से 3/√2 आ गया। नेक्स्ट थीटा निकालते हैं, tan इनवर्स y ओवर x, ये y और ये x, माइनस माइनस कैंसिल, tan इनवर्स 1। अब tan की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, 45 एंगल पे, यानी π/4 पे। अब चूंकि पॉइंट जो है यानी कि x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, तो एंगल हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जनरल आर्गुमेंट क्या होता है, पाई प्लस tan इनवर्स y ओवर x और प्रिंसिपल आर्गुमेंट माइनस पाई प्लस tan इनवर्स। ठीक है, ये जनरल आर्गुमेंट क्या होगा, पाई प्लस tan इनवर्स हमने निकाल लिया, π/4 है,
और जनरल आर्गूमेंट जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा वो होगा माइनस पाई प्लस tan इनवर्स वाई ओवर एक्स। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने जनरल आर्गूमेंट निकाला, ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट आ गया और इस तरह से हम ये पोलर फॉर्म्स आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी इसी तरह, इसको आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया उसी तरह का ये, इसको यहाँ से देख लेते हैं हम, आर मतलब उस तरह निकालेंगे। थीटा देख सकते हैं कि tan इनवर्स वाई ओवर एक्स 1/√3, यानी कि 1/√3 किस एंगल पे है, 30 पे, यानी पाई ओवर 6 पे। अब पॉइंट जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे कहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में, एंगल हमारे पास पाई ओवर 6 यहाँ पे आ रहा है, हमें ये एंगल चाहिए। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट माइनस tan इनवर्स वाई ओवर एक्स। ठीक है, ये यानी कि tan इनवर्स ये आया था पाई ओवर 6, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में होने की वजह से पॉइंट थीटा क्या होगा, माइनस tan इनवर्स वाई ओवर एक्स। तो जनरल आर्गूमेंट के लिए सिंपल 2n पाई ऐड करेंगे और n1 के लिए ये हमारे पास जनरल आर्गूमेंट आ गया। ठीक है, तो ये पोलर फॉर्म आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 12 राइट कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म व्हेन थीटा इज इक्वल टू प्रिंसिपल आर्गूमेंट एंड थीटा नॉट इक्वल टू प्रिंसिपल आर्गूमेंट। ये भी जिस तरह हमने क्वेश्चन 1 to 10 किए हैं इसी तरह ये 11 और 12 है कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखना है। एक मरतबा हमने प्रिंसिपल आर्गूमेंट को यूज़ करना है और एक मरतबा हमने जनरल आर्गूमेंट को यूज़ करते हुए पोलर फॉर्म्स लिखनी है। ठीक है, तो -√2 प्लस k√7 अयोटा जी, लेट जी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, आर निकालने के लिए मॉड ऑफ जी करेंगे √x² प्लस y², ये हमारे पास 3 आएगा। ठीक है, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x, तो आएगा tan इनवर्स k√7 ओवर k√2। तो इसको आप कैलकुलेटर पे निकाल सकते हैं, tan इनवर्स k√7 और k√2, तो वो आएगा 61.87 डिग्री। ठीक है, अब पॉइंट जो है वो देख सकते हैं कि x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में है पॉइंट, लेकिन एंगल जो है 61 डिग्री वो यहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो हमें ये एंगल चाहिए, ये वाला, यानी ये वाला एंगल चाहिए हमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में है पॉइंट, तो इस वजह से जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस tan इनवर्स होता है। ठीक है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स, वो हमने निकाला हुआ है। तो इस तरह से 118.13 डिग्री ये हमारे पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा। जनरल आर्गूमेंट के लिए प्रिंसिपल आर्गूमेंट में 2n पाई ऐड करेंगे, n1 के लिए हमारे पास जनरल आर्गूमेंट ये होगा। ठीक है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकाला, जनरल आर्गूमेंट निकाला, तो आप पोलर फॉर्म्स इसकी लिख सकते हैं ये। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 को भी स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, उसी तरह हमने करना है जिस तरह 11 को किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 14 राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर whose polar coordinates are given in the form a plus iota b। क्वेश्चन नंबर 13 14 में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, यानी पोलर r और थीटा हमें गिवन है। हमने इनको यूज करते हुए a प्लस आयोटा b फॉर्म बनानी है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की a प्लस आयोटा b फॉर्म बनानी है, r और थीटा a प्लस आयोटा b फॉर्म बनानी है, r और थीटा पोलर कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हुए। अब 13 क्वेश्चन है 4 इंटू -5 पाई ओवर 3, आर हमारे पास 4 है और थीटा -5 पाई ओवर 3 है। ठीक है, ये तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें कि हमें पता है कि साइन और काज इनका पीरियड क्या है, साइन और काज का जो पीरियड है वो 2 पाई है। ठीक है, यानी कि 2 पाई पीरियड है इसका। अगर साइन थीटा इसमें हम 2 पाई ऐड कर दें तो फिर भी एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 2 पाई ऐड कर दें। ठीक है, यानी कि साइन थीटा प्लस 2 पाई ये इक्वल होगा साइन थीटा के, साइन थीटा के। ठीक है, इसी तरह काज थीटा इक्वल होगा काज थीटा प्लस 2 पाई। ठीक है, अगर इस तरह नहीं समझ आती तो इस तरह देख लें कि साइन 30 की जो वैल्यू है वो सेम उसी साइन 30 की जो वैल्यू है वो इक्वल है
साइन 30 प्लस 2 पाई, यानी 2 पाई इक्वल है 360 के, उसमें 30 ऐड किए तो 390, यानी साइन 390 की जो वैल्यू होगी वो साइन 30 के इक्वल होगी। ठीक है, यानी कि साइन और कास का पीरियड 2 पाई है, तो 2 पाई ऐड करें या सबट्रैक्ट करें, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको याद रखें बस। अब आर हमारे पास 4 है, थीटा ये है -5 पाई ओवर 3, तो हमें पता है कि जी जो है इसके इक्वल है x प्लस अयोटा वाई, और इसको हम लिख सकते हैं r इंटू कास थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, यानी कि ये कार्टेशियन फॉर्म है और ये पोलर फॉर्म है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर इसके इक्वल होता है, हमें पता है। यहाँ पे r और थीटा की वैल्यू पुट करें, r की वैल्यू 4 है, थीटा -5 पाई ओवर 3 ये है। ठीक है, मैंने पहले बताया कि ये काज ऑफ थीटा है, अगर इसमें 2 पाई ऐड भी करेंगे तो इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने ऐड किया है अलहदा से, यानी -5 पाई ओवर 3 में जब 2 पाई ऐड किया तो 5 पाई ओवर 3 आया। इसका मतलब काज पाई ओवर 3 की जो वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं, तो इसकी जगह हम ये पाई ओवर 3 लिख सकते हैं, प्लस अयोटा साइन पाई ओवर 3, यानी इसकी जगह हम ये ले सकते हैं। अगर इसमें 2 पाई ऐड करें तो इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए काज पाई ओवर 3 होता है 60 डिग्री, तो काज 60 किसके इक्वल होता है 1/2 के। ठीक है, बाय यूजिंग लेफ्ट हैंड आप चंद सेकंड्स में वैल्यू बता सकते हैं। इसी तरह साइन पाई ओवर, तो साइन 60 किसके इक्वल है √3/2। ठीक है, आप मेरी वो वीडियो लाजमी देखें लेफ्ट हैंड वाली, कि वो किस तरह से मैंने आपको बताया था कि बाय यूजिंग लेफ्ट हैंड आप अपने लेफ्ट हैंड को देख के ही वैल्यूज़ को बता सकते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ की आपको इन्हें याद रखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप लेफ्ट हैंड को देखेंगे और इनकी जल्द अज जल्द वैल्यू बता देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 2 से कैंसिल, 4 से कैंसिल, 2 ज़ा 4, 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 होता है, और ये हमारे पास a प्लस अयोटा बी फॉर्म आ गई। ठीक है, यानी पोलर कोऑर्डिनेट्स को यूज़ किया और ये हमारे पास a प्लस अयोटा बी वाली फॉर्म आ गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, 2 इंटू 2, यानी कि r हमारे पास 2 है और थीटा भी 2 है, r इंटू थीटा इक्वल है 2 इंटू 2, यानी r भी 2 थीटा भी 2। अब वी नो डैट z इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y विच इज इक्वल टू r इंटू कास थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। r और थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो r 2 है कास थीटा, थीटा की जगह 2 डिग्री प्लस अयोटा साइन 2 डिग्री, कास 2 डिग्री को वह कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं, 0.9 डिग्री आएगा, प्लस अयोटा साइन 2 डिग्री को चेक करेंगे तो वो 0.03 डिग्री आएगा, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्म आएगी। ठीक है, अब ये फॉर्म a प्लस अयोटा बी की फॉर्म है। ठीक है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं a प्लस अयोटा बी, यहाँ पे a जो है वो 1.8 है और b जो है वो 0.06 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 to 18, राइट कॉम्प्लेक्स नंबर whose polar form is given in the form of a plus iota b। प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 13-14 में था कि आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, आपने उनको यूज़ करते हुए a प्लस अयोटा बी फॉर्म बनाई कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, अब हमें पोलर फॉर्म गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर की, हमने उसकी कार्टेशियन फॉर्म लिखनी है, यानी कि उसको हमने a प्लस अयोटा बी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है z इज इक्वल टू 5 इंटू कास 7 पाई ओवर 6 प्लस अयोटा साइन 7 पाई ओवर 6, ये पोलर फॉर्म में गिवन है, इसको हमने a प्लस अयोटा बी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कास 7 पाई ओवर 6 किसके इक्वल है। कास 7 पाई ओवर 6 इक्वल है कास 210 की, यानी कि यहाँ 180, इस पाई की जगह 180 रखें, 7 से मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड करेंगे तो वो 210 आएगा। ठीक है, कास 210, इसको हम लिख सकते हैं कास 210 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि 90 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 180 आएगा, उसमें जब 30 ऐड करेंगे तो 210 ही आएगा। ठीक है, यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब मज़ीद ये इसके इक्वल है, इसको समझने के लिए आपको यहाँ से देखें स्टूडेंट्स के वो किस तरह से, यानी कि देखें यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यानी कि साइन हो सकता है, ठीक है, काज हो सकता है, यहाँ पे टैन हो सकता है, सीकंड हो सकता है, कोसीकंड, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे अगर
90 यानी π/2 90 के साथ अगर इवन नंबर हो यानी इवन मल्टीपल हो तो उस केस में ये जो यहाँ पे होगा वो को रेशो में चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर साइन है तो वो साइन ही रहेगा, काज है काज रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा। अगर 90 के साथ ऑड मल्टीप्लाई यानी कि यहाँ पे अगर ऑड होगा तो वो चेंज होगा को रेशो में। ठीक है, यानी कि साइन है तो उसकी को रेशो काज है तो उसकी साइन है, टेन है तो उसकी कॉट है, सीकेंड है तो उसकी कोसेकेंड है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने को रेशोज भी लिखी हुई हैं, यानी कि साइन की को रेशो कॉज है, कॉज की साइन है, इसी तरह टेन की को रेशो कॉट है, कॉट की टेन है, सीकेंड की को सीकेंड है, को सीकेंड की सीकेंड है। ठीक है, अगर यहाँ पे 90 के साथ इवन कोई मल्टीपल हो तो उस केस में यहाँ पे जो भी होगा साइन हो, काज हो, चेंज जो भी हो, टेन हो, वो को रेशो में चेंज नहीं होगा। ठीक है, वो सेम ही रहेगा। अगर यहाँ पे ऑड हो, ऑड मल्टीपल हो 90 के साथ तो वो फिर चेंज होगा यानी को रेशो में चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी होगा यानी कि फर्ज करें ना कि यहाँ पे अगर 3 है और यहाँ पे एक बार काज था तो ऑड होने की वजह से काज को रेशो में चेंज होगा, काज साइन में चेंज होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे इवन है 4 है, ठीक है, और बाहर 10 है तो इवन होने की वजह से ये जो बार जो भी होगा टेन या साइन का जो भी होगा वो को रेशो में चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसको समझें कि 90 के साथ अगर इवन मल्टीपल हो तो उस केस में यहाँ पे जो भी होगा साइन कॉस टेन वो को रेशो में चेंज नहीं होगा, सेम ही होगा, एज इट ही लिखेंगे उसे। ठीक है, अगर ऑड हो मल्टीपल 90 के साथ तो उस केस में यहाँ पे जो भी होगा वो को रेशो में चेंज होगा और उनकी को रेशो ये है, साइन की कॉस, कॉस की साइन, टेन की कॉट, कॉट की टेन, सीकेंड की कोसेकेंड, कोसेकेंड की सीकेंड। ठीक है, नेक्स्ट हमने इसको किस तरह से कैलकुलेट करना है, यानी कि यहाँ पे कुछ होगा साइन कॉस टेन जो भी, यहाँ पे कोई मल्टीपल होगा 90 प्लस एंगल कुछ होगा। ठीक है, यहाँ पे अब इसको हमने किस तरह से कैलकुलेट करना है। अगर तो यहाँ पे यानी कि ये तो मैंने बता दिया, अगर इवन होगा को रेशो में चेंज होगा, अगर ऑड होगा बल्कि इवन होगा तो को रेशो में चेंज नहीं होगा, अगर ऑड होगा तो को रेशो में चेंज होगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे जो भी होगा वो सेम यहाँ पे आएगा। ठीक है, अगर कोड इवन है तो चेंज नहीं होगा, सेम ही आएगा यहाँ पे, कॉस टेन जो भी होगा। ठीक है, यहाँ पे टेन कॉस साइन कुछ भी। अगर ऑड है यहाँ पे तो को रेशो में चेंज होकर यहाँ पे लिखेंगे, साथ एंगल मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ठीक है, समझे बात को कि यहाँ पे जो भी होगा उसको हम लिखेंगे यहाँ पे। अगर को रेशो में चेंज हो रहा है तो को रेशो में चेंज करेंगे, अगर नहीं हो रहा तो फिर भी ठीक है, साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ये एंगल जो भी यहाँ पे होगा प्लस के साथ एंगल। देन हम देखेंगे कि इसके साथ साइन कौन सा आएगा, उसके लिए हमने देखना है कि ये जो सारा एंगल है यानी कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। हम देखेंगे, फर्ज करो कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम देखेंगे कि यहाँ पे जो भी है साइन कॉस टेन क्या वो उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है नेगेटिव है वो देखेंगे। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल से देखेंगे, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। जिस तरह ये है कि cos 2 10 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos 2 इंटू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब देखें कि मैंने बताया कि 90 के साथ अगर इवन मल्टीपल होगा, अब देखें 90 के साथ इवन है यानी 2 है तो इस वजह से ये काज ही रहेगा। ठीक है, ये को रेशो में चेंज नहीं होगा। उसके बाद ये जो एंगल होगा ये साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये जो बाहर होगा ये सेम आ जाएगा एज इट। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे इवन है, 2 इवन है और साथ एंगल मल्टीप्लाई होगा। अब हमने देखना है कि ये माइनस साइन किस तरह से आया, इसको हमने समझना। इसको समझने के लिए हमने ये देखना है कि ये जो एंगल है ये किस कोऑर्डिनेट में है, ये वाला। अब देखें कि 90 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा 180, यानी 180 कहाँ पे होता है, यहाँ पे 180 में प्लस 30 ऐड हो रहा है, यानी कि 180 में प्लस ऐड हो रहा है कुछ एंगल, तो इसका मतलब 180 से आगे जाएंगे यहाँ पे, तो इसका मतलब ये जो एंगल है ये यहाँ इस क्वाड्रेंट में होगा। तो इस क्वाड्रेंट में ऑल सिल्वर टी यानी कि इस क्वाड्रेंट में ये जो काज है ये तो नेगेटिव होता है तो इस वजह से नेगेटिव साइन आ गया यहाँ पे। ठीक है, ऑल सिल्वर टी कप, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे टेन पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरह से आपने यहाँ पे नेगेटिव लिख देना है। इसको फिर समझ लें कि इवन होने की वजह से ये कॉस ही रहेगा, ये 30 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा cos 30 डिग्री। अब हमने देखना है कि ये यहाँ पे साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, उसके लिए हमने इसको देखना है
कि 90 इंटू 2 180 यानी 180 ये है, 180 में प्लस हो रहा है यानी 180 में प्लस एंगल हो रहा है 30 डिग्री, प्लस की वजह से आगे जाएगा। अगर फर्ज करेंगे यहाँ पे नेगेटिव होता 180 माइनस 30, तो इसका मतलब 180 में माइनस हो रहा है यानी पीछे हमने जाना था, तो प्लस हो रहा है तो इस वजह से आगे आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल होगा तो इस क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव। अब ये माइनस वैसे ही कॉस 30 हमें पता है स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल है, ठीक है, बाय यूजिंग लेफ्ट हैंड। इसी तरह साइन 7π/6 को देख सकते हैं आप, इसको हम लिख सकते हैं साइन 210 डिग्री, 210 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 90 प्लस 30 डिग्री, ठीक है। अब ये देखें कि 90 के साथ इवन है तो ये साइन साइन ही रहेगा, ये 30 डिग्री मल्टीप्लाई होगा साइन के साथ, साइन 30 डिग्री। अब ये साइन किस तरह से पास नेगेटिव आ गया, इसके लिए हम फिर वही इसी तरह देखेंगे कि ये अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन है तो 90 इंटू 2 180 यानी ये 180 है अगर, ठीक है, यहाँ पे 180 है तो 180 प्लस 30 हो रहा है यानी यहाँ पे, तो यहाँ पे साइन नेगेटिव होता है यानी कि ये साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव आ गया। तो अब ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे हम, यानी कि z इज इक्वल टू 5 cos 7π/6 प्लस योटा साइन 7π/6 इज इक्वल टू 5 इंटू, इसकी जगह आएगा माइनस के रूट 3/2 माइनस 1/2 अयोटा, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब ये फॉर्म a प्लस योटा b फॉर्म है, ठीक है, यही हमने बनानी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, ये भी उसी तरह का है। z इज इक्वल टू 8 स्क्वायर रूट 2 cos 11π/4 प्लस अयोटा 11π/4। अब देखें सबसे पहले हम देख रहे हैं कि cos 11π/4 किसके इक्वल है, ठीक है, ये इक्वल है cos 3π/4 यानी कि हमें मैंने पहले बताया कि cos का पीरियड 2π है, तो अगर मैं 11π/4 में 2π ऐड कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं तो इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ये देखें 11π/4 में माइनस 2π किया तो वो 3π/4 है, तो इसका मतलब cos 11π/4 की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू cos 3π/4 की होगी, ठीक है। यानी कि इसमें अगर मैं 2π माइनस कर दूं या प्लस कर दूं तो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये इक्वल है। इसी तरह cos 3π/4 इसकी जगह 180 रखेंगे, 180 को 3 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करेंगे तो 135 डिग्री आएगा, cos 135 डिग्री। अब cos 135 डिग्री को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 45 डिग्री, ठीक है, 180 से जब 45 करेंगे माइनस तो वो 135 ही आएगा, ठीक है। अब 180 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 90 माइनस 45 ऐसे ही। अब देखें कि 90 के साथ इवन है तो cos ही रहेगा, ठीक है, ये 45 डिग्री इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी cos 45 डिग्री हो गया। अब साइन नेगेटिव ये किस तरह से आ गया इसको हम देख लेते हैं। अब जो कि 180 है 90 इंटू 2 180 माइनस 45 हो रहा है यानी 180 से माइनस हो रहा है यानी पीछे हम जाएंगे, तो इस क्वाड्रेंट में है पॉइंट एंगल, तो इस क्वाड्रेंट के में cos जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव। cos 45 डिग्री स्क्वायर रूट 2/2 के इक्वल है, इसको हम लिख सकते हैं 1/√2। इसी तरह से साइन को चेक कर सकते हैं आप, ठीक है, वो 1/√2 होगा, वो भी इनकी वैल्यू को पुट करके ये हमारे पास फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, z इज इक्वल टू 6 इंटू cos π/8 प्लस अयोटा साइन π/8। ये 6 वैसे ही cos π/8 को वैल्यू चेक करें कैलकुलेट पे, वो आएगी 0.924 प्लस अयोटा इसकी वैल्यू चेक करें 0.384, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये a प्लस अयोटा b वाली फॉर्म है। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 18 को देख सकते हैं, cos π/5 प्लस अयोटा साइन π/5। सिंस cos π/5 इज इक्वल टू cos पाई को हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे 180/5, ठीक है। इसी तरह cos 36 डिग्री होगा जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये इसके इक्वल आ गया। इसी तरह sin π/5 इसके इक्वल है। ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करें और 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 20, फाइंड z1 z2 एंड z1/z2, राइट नंबर इन फॉर्म a प्लस अयोटा b, ठीक है, ये फॉर्म में हम लिखने। अब देखें z1 हमें गिवन है, z2 भी गिवन है, तो हमने z1 z2 यानी मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं z1 z2, z1 की वैल्यू रखी, z2 की वैल्यू पुट की। अब इनको हमने पढ़ा हुआ है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पोलर फॉर्म है तो उनको किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है।
अब ये देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 z2 पोलर फॉर्म में है, यानी r1 z1 ये हमारे पास r1 cos थीटा 1 प्लस अयोटा साइन थीटा 1, इसी तरह z2 है हमारे पास r2 cos थीटा 2 प्लस अयोटा साइन थीटा 2। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इस तरह से मल्टीप्लाई होगा, r1 r2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस अयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है। यानी कि ये थीटा 1 पहला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें r1 cos थीटा 1 प्लस अयोटा साइन थीटा 1, r2 cos थीटा 2 प्लस अयोटा साइन थीटा 2। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। जब डिवाइड करते हैं तो उस केस में लेट्स सपोज कि ये डिवाइड है, तो जब डिवाइड करेंगे तो उस केस में r1 ओवर r2 होगा, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा, बाकी सेम ही है। तो अब हम इसको देख लेते हैं, ये z1 है ये z2 है, ठीक है। 4 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इनको आपस में मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे, यानी cos थीटा 1 प्लस अयोटा साइन थीटा 1 है ये, इसी तरह cos थीटा 2 प्लस साइन थीटा 2। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आएगा cos थीटा 1 प्लस थीटा 2, यानी ये थीटा 1 है ये थीटा 2 है, इसी तरह प्लस अयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये ठीक है। जब इनका एलसीएम लेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा cos पाई ओवर 2 प्लस अयोटा साइन पाई ओवर 2। cos पाई ओवर 2 0 के इक्वल है, 90 cos 90 0 होता है और साइन 90 1 होता है। तो यहाँ से z1 z2 8 अयोटा आ गया। इसी तरह जब डिवाइड करेंगे तो वो मैंने बता दिया है 2 ओवर 4 cos, सेम उसी तरह करेंगे, सिर्फ यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस आएगा, इस तरह इस यहाँ पे माइनस आएगा। तो उसी तरह आप इसको एलसीएम लेंगे तो ये माइनस पाई ओवर 4 आएगा, इस तरह ये माइनस पाई ओवर 4 आएगा। हमें पता है कि cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा के इक्वल है, ठीक है। तो ये cos पाई ओवर 4 की वैल्यू 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2, यानी कि ये 1 ओवर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा था, इसकी वैल्यू होगी cos 45 डिग्री इक्वल होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। और ये साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा की इक्वल है, यानी ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस ये अयोटा वैसे ही ये 1 ओवर 2 और इसकी वैल्यू साइन पाई ओवर 4 की 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो इस तरह से इनको हमने डिवाइड भी कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, वो भी इसी तरह से करना है हमने, ठीक है। z1 z2 को मल्टीप्लाई करना है, ये हमारे पास z1 की वैल्यू ये z2 है, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई करो और इनको मल्टीप्लाई करने के लिए cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस अयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये आएगा, ये पाई ओवर 3 आएगा, cos पाई ओवर 3 1 ओवर 2 के इक्वल है, साइन पाई ओवर 3 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 के इक्वल है। तो यहाँ से ये आएगा z1 z2, z1 ओवर z2 निकालेंगे तो ये आएगा, ठीक है। ये इसलिए मैं जल्दी जल्दी से बता रहा हूँ क्योंकि ये हमने पहले से भी पढ़ा हुआ है कि किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, किस तरह से डिवाइड करते हैं। और ये जो वैल्यूज़ हैं cos पाई ओवर 6 साइन पाई ओवर 6 ये मैंने पहले बताई हुई हैं, ठीक है, इसलिए मैं ये इनको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 to 24, राइट ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म देन यूज आइदर z1 z2 और z1 over z2 to obtain polar form, फाइनली राइट दी पोलर फॉर्म इनटू a प्लस यूटा b। यानी इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, 21 to 24 में हमें कार्टेशियन फॉर्म दी होगी, हमने उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हर कॉम्प्लेक्स नंबर की कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर हमने उस पोलर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, यानी a प्लस यूटा b फॉर्म बनानी है उसकी। तो क्वेश्चन नंबर 21 है 3 माइनस 3 योटा 5 प्लस 5 स्क्वायर रूट 3 योटा। अब ये देखें, एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब सबसे पहले इनको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको भी और इसको भी, फिर पोलर फॉर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके फिर ये फॉर्म बनाएंगे, ठीक है, a प्लस यूटा b की। तो देखते हैं हम, पहले इसको हम कह देते हैं ये z1 है, 3 माइनस 3 अयोटा। तो इसकी पोलर फॉर्म काफ़ी क्वेश्चन हमने इसके देखे हैं, जीद इसको देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट हम जल्दी से देख लेंगे। x हमारे पास 3 है, y माइनस 3 है। r1 क्या होगा हमारे पास, मॉड ऑफ z1, तो वो आएगा 3 स्क्वायर रूट 2। थीटा 1 क्या आएगा हमारे पास, पाई ओवर 4। अब चूँकि जो पॉइंट था वो लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है हमारे पास, थीटा 1 माइनस tan इनवर्स y ओवर x, ठीक है। तो वो y ओवर x ये है,
tan इनवर्स पाई ओवर एक्स ये है तो इसके साथ माइनस लगाएंगे, ये आएगा। इसी तरह से Z2 उसके लिए R2 कह दें, जो रेडियस है उसका वो 10 होगा, और थीटा 2 कह दें थीटा को, और वो हमारे पास पाई ओवर 3 आ गया। ठीक है, चूँकि पॉइंट जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और एंगल भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इस वजह से कोई चेंजिंग नहीं आएगी पाई ओवर 3। तो यहाँ से Z1 और Z2 क्या आएगा, Z1 क्या होगा R1 cos थीटा 1 प्लस योटा साइन थीटा 1, यानी Z1 की पोलर फॉर्म ये होगी, Z2 की पोलर फॉर्म ये होगी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें R1 थीटा 1 R2 थीटा 2 की, तो ये होगा। ठीक है, अब ये फिर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए हैं पोलर फॉर्म में, इनको मल्टीप्लाई अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, तो इनको आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, तो ये आपके पास आएगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 22 है, इसी तरह करना है जिस तरह हम क्वेश्चन नंबर 21 किया। पहले इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें, फिर इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन उनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास a प्लस योटा b वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ तक। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को, माइनस अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। अब एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो सबसे पहले इसको हम Z1 कहते हैं माइनस अयोटा को। ठीक है, इसको पहले पोलर फॉर्म बनाते हैं इसकी, तो वो क्या होगी R फाइंड करने R1 कह दें उसको, तो वो आएगा हमारे पास 1। थीटा 1 कैलकुलेट करते हैं तो वो आएगा tan इनवर्स y ओवर x, y हमारे पास -1 है, x 0 है, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी आएगा। tan कहाँ पे इन्फिनिटी, 90 पे। ठीक है, अब देखेंगे जो पॉइंट है वो कहाँ पे है, यानी माइनस अयोटा है ना, तो वो नेगेटिव वाई एक्सिस पे यहाँ पे होगा कहीं पे माइनस अयोटा, तो यहाँ पे एंगल क्या होता है माइनस पाई ओवर 2। ठीक है, ऊपर पाई ओवर 2 होता है और नीचे माइनस पाई ओवर 2, तो इस वजह से इस थीटा 1 जो पाई ओवर 2 है इसके साथ माइनस लगा देंगे, तो थीटा 1 क्या आ गया हमारे पास पाई ओवर 2। तो पोलर फॉर्म क्या बनी इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, ये आ गई हमारे पास पोलर फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट 1 प्लस अयोटा के लिए R2 जिसके रूट 2 हो गया, और थीटा 2 पाई ओवर 4 आ गया। ठीक है, अब पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एंगल भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो यही रहेगा थीटा 2। पोलर फॉर्म ये आ गई। अब Z1 और Z2 की वैल्यू रखें, यानी Z1 और Z2 करें इज इक्वल टू Z1 क्या है हमारे पास ये है। ठीक है, Z1 क्या है हमारे पास ये है, और Z2 हमारे पास ये है, तो इनको जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करना भी हमने सीखा है, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 करेंगे। ठीक है, ये कॉस थीटा 1 प्लस योटा साइन थीटा 1, इसी तरह कॉस थीटा 2 प्लस योटा साइन थीटा 2, जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2, यानी ये थीटा 1 था माइनस थीटा 2 प्लस योटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2, तो इनको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास। ठीक है, यानी Z1 ओवर Z2 आएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 कॉस 5 पाई ओवर 4 प्लस योटा साइन पाई ओवर 4। तो अब देखें कि ये जो cos 5 पाई ओवर 4 है ये इक्वल है 225 के, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 90 माइनस 45। ठीक है, 90 को 3 से मल्टीप्लाई करें माइनस 45 करें तो वो 225 ही आएगा। ठीक है, अब देखें कि ये जो 90 है इसके साथ ऑड मल्टीपल है, यानी ऑड नंबर है, तो इसका मतलब काज अपनी को रेशियो में चेंज होगा। काज की को रेशियो क्या आती है साइन, तो इस वजह से यहाँ पे साइन आया, ये 45 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब ये नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि ये जो एंगल है यानी कि 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 270 आएगा, यानी कि 270 यहाँ पे होता है, यहाँ पे 0 90 180 270 से माइनस हो रहा है 45, यानी कि 270 से पीछे ही रहना है, आगे नहीं जाना, 270 से पीछे, यानी इस क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में काज क्या होता है नेगेटिव, तो इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव आएगा फिर, तो ये साइन 45 डिग्री 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 के इक्वल है, और ये माइनस वैसे। इसी तरह से साइन 5 पाई ओवर 4 को हम लिख सकते हैं 225, इसको हम जी लिख सकते हैं ऐसे। अब ये देखें 90 के साथ ऑड है, ऑड की वजह से साइन कॉज में चेंज होगा, ये 45 ऐसे ही साथ, और ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव आ गया। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24,
ये भी उसी तरह है क्वेश्चन 3 की तरह, एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। पहले इन दोनों की पोलर फॉर्म्स बनाएं, देन उनको डिवाइड करें, यानी कि Z1 उसकी पोलर फॉर्म ये आएगी, Z2 उसकी पोलर फॉर्म ये आएगी, ठीक है। इनको आप देख सकते हैं, Z1 की रोज़ी Z2 की पोलर फॉर्म देखते हैं कि थीटा, यानी कि बेसिकली आर्गूमेंट ही फाइंड करना मुश्किल होता है, तो उसको हम देखते हैं θ2 इज इक्वल टू tan इनवर्स उसके रूट 3/1, तो वो π/3 आ गया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि Z2 जो पॉइंट है वो लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, π/3 यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है, पाई माइनस tan इनवर्स, ठीक है। पाई माइनस tan इनवर्स y/x होता है, तो tan इनवर्स π/3 है, तो पाई माइनस कर देंगे π/3, तो वो आपके पास 2π/3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये पोलर फॉर्म आ गई। अब Z1 यानी कि इसकी पोलर फॉर्म क्या आई है, ये Z1, और नीचे वाले की ये पोलर फॉर्म है, इनको डिवाइड करेंगे, इनको डिवाइड किया तो ये इस तरह से आपके पास ये आंसर होगा, ठीक है। ये हमें पता है cos माइनस थीटा cos थीटा की इक्वल है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा की इक्वल है, तो इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम 25 to 30, कंप्यूट दी इंडिकेटेड पावर्स, ठीक है। इस तरह के स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 1.1 में भी किए थे, लेकिन वहाँ पे हमने बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ किया था, ठीक है। और इस एक्सरसाइज में हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे यूज़ करते हुए डी मोइवर्स थ्योरम को, ठीक है। यानी कि हम क्या करेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको सबसे पहले हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। देन हम वहाँ पे डी मोइवर्स थ्योरम को यूज़ करेंगे, ठीक है। वो हमें पता क्या होता है कि cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा की पावर अगर हो n, तो ये इक्वल है cos, ये जो n है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है एंगल के साथ, ठीक है। cos n थीटा प्लस अयोटा साइन n थीटा, ठीक है। ये है डी मोइवर्स थ्योरम। तो हम क्या करेंगे, ये जो कार्टेशियन फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की, इसको पहले हम ये फॉर्म बनाएंगे, यानी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसकी जो पावर है उसको ख़त्म करने के लिए हम डी मोइवर्स थ्योरम को यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, देन यूज डी मोइवर्स थ्योरम, ठीक है। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आर थीटा चाहिए हमें। आर क्या होगा हमारे पास, √1 + 3 इज इक्वल टू √4 इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये आ गया आर। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3/1, तो वो π/3 होगा, ठीक है, क्योंकि tan की वैल्यू π/3 पे √3 होती है। अब सो द पोलर फॉर्म ऑफ 1 + √3 इज दिस, ठीक है। ये पोलर फॉर्म आ गई। अब हमने यानी कि 1 + √3 अयोटा इसके इक्वल आ गया। अब हमने 1 + √3 अयोटा की पावर 9, यानी इसको हमने कंप्यूट करना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ पावर 9 लेंगे, इसकी भी 9 पावर ले ली, इसकी भी 9। अब ये जो पावर 9 है, ये 2 की पावर 9 सेपरेट करेंगे और इसकी पावर सेपरेट करेंगे, तो 2 की पावर 9 5 1 2 के इक्वल है, ठीक है। और ये इसकी पावर 9 वैसे ही। अब यहाँ पे डी मोइवर्स थ्योरम को यूज़ करेंगे, ये जो 9 होगा ये इन दोनों एंगल्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 9π/3, इसी तरह साइन 9π/3, तो ये 3 1 3 3 3 9, ठीक है। तो ये होगा cos 3π प्लस अयोटा साइन 3π, cos 3π -1 के इक्वल है, साइन 3π 0 है। तो यहाँ से 1 + √3 अयोटा की पावर 9 माइनस 512 के इक्वल आ गया, ठीक है। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 26 को देख सकते हैं, 2 - 2 अयोटा। फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, देन यूज डी मोइवर्स थ्योरम। तो सबसे पहले हमने आर फाइंड किया, थीटा फाइंड किया, थीटा आया π/4, और ये जो पॉइंट था ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो -tan इनवर्स y/x होता है, ठीक है। तो जो tan इनवर्स y/x आया है वो π/4 है, तो इसके साथ माइनस लगाएंगे, तो पोलर फॉर्म ये आ गई। अब इसकी पावर हमने 5 दोनों तरफ लेंगे, तो 5 पावर इसकी सेपरेट करेंगे, इसकी सेपरेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम डी मोइवर्स थ्योरम को यूज़ करेंगे, तो इसको हम 2 की पावर 5 32 के इक्वल है,
ठीक है, स्क्वायर रूट 2 की पावर 5 वैसे ही। यहाँ से डिमोवर थ्योरम यूज किया तो ये 5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ से 32 की पावर स्क्वायर रूट 2 की पावर 5 ऐसे ही रहेगा। यहाँ से cos 225 को हमने लिखा 180 प्लस 45, ठीक है, माइनस अयोटा साइन 225 को 180 प्लस 45 लिखा, क्योंकि इनको ऐड करेंगे तो 225 ही आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हमने किया कि ये 180 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 90, तो 90 के साथ इवन होने की वजह से काज रहेगा, ठीक है, काज ही रहेगा, कोई रेशियो में चेंज नहीं होगा। और ये 45 डिग्रीज के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और नेगेटिव साइन इस वजह से आया है क्योंकि 180 प्लस 45 है, यानी ये क्वाड्रेंट है, तो इस क्वाड्रेंट में काज नेगेटिव है, तो इस वजह से ये नेगेटिव, ठीक है। इसी तरह ये माइनस अयोटा वैसे ही, और ये साइन 180 प्लस 45 है, हम 180 को लिख सकते हैं 2 इंटू 90, तो देखें कि 90 के साथ इवन मल्टीपल है, इवन होने की वजह से ये साइन को रेशो में चेंज नहीं होगा, साइन ही रहेगा, और ये 45 मल्टीपल ही होगा साथ वैसे ही, ठीक है। नेगेटिव साइन इस वजह से आया है क्योंकि इस कोऑर्डिनेट में एंगल, तो यहाँ पे साइन नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव ऐसे, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया फॉर्म, ठीक है हमारे पास। नेक्स्ट हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दें, -32 स्क्वायर रूट 2 की पावर 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई भी किया, इसके साथ भी किया मल्टीप्लाई, ठीक है। ये स्क्वायर रूट 2 इसके साथ कैंसिल होगा, ठीक है, ये पावर 5 है तो ये एक पावर कैंसिल, ये 4 आएगी पावर, इसी तरह ये कैंसिल हो गई, ये यहाँ पे भी 4 पावर आएगी, ठीक है। ये आएगा -32 स्क्वायर रूट 2 की पावर 4 प्लस अयोटा साइन प्लस अयोटा 32 स्क्वायर रूट 2 की पावर 4। अब देखेंगे इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 की पावर 2 इंटू 2, यानी कि इस तरह स्क्वायर रूट 2, टोटल पावर 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 और होल की पावर 2, ठीक है। ये 2 एक इससे कैंसिल, ये 2 रहेगा, 2 2 ज़र 4, ये 4, इसी तरह से स्क्वायर रूट 2 की पावर 4 ये 4 के इक्वल होगी, तो यहाँ से -32 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 128 आएगा, इस तरह ये 128 योटा आएगा, तो ये इसके इक्वल है, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 27 है, इसको भी हम वैसे ही करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कार्टेशियन फॉर्म में, इसको पहले हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन उसकी पावर हम 10 लेंगे, ठीक है। तो आर हमने फाइंड किया, थीटा फाइंड किया, पोलर फॉर्म ये आ गई हमारे पास, ठीक है। देन पावर लें 10 दोनों तरफ, तो ये 10 1 के रूट 2 की सेपरेट करें, इसकी सेपरेट करें, तो वो हमारे पास इस तरह से होगा 1/32, यानी कि 1 स्क्वायर रूट 2 की पावर 10 थी, तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 और होल की पावर 5, ठीक है। ये 2 स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल, और 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 का मतलब 2 टाइम्स 5 टाइम्स 2 लिखना है, तो वो 32 ही होगा, ठीक है। और इसकी पावर 10 थी तो 10 डिमोवर थ्योरम के मुताबिक एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये इस तरह से, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास ये आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, -स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 6 अयोटा की पावर 4। फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट -स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 6 अयोटा इनटू पोलर फॉर्म, देन यूज डी मोइवर्स थ्योरम, ठीक है। आर कैलकुलेट किया हमने और थीटा को कैलकुलेट किया, तो वो हमारे पास π/3 आ गया, ठीक है। अब चूँकि पॉइंट जो था वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है, पाई माइनस tan इनवर्स, ठीक है। तो वो पाई माइनस tan इनवर्स क्या, π/3 वो किया तो 2 π/3 आ गया, ठीक है। तो पोलर फॉर्म हमारे पास क्या आ गई इसकी, ये पोलर फॉर्म आ गई, ठीक है। अब इसकी पावर 4 लेते हैं दोनों तरफ, तो ये आ गया। अब ये 4 जो पावर है इसकी सेपरेट करेंगे और इसकी सेपरेट, इसकी जब पावर लेंगे 4, 2 की पावर 4 करेंगे तो उसका मतलब है 2 को लिखें 4 टाइम्स, तो वो 64 होगा, ठीक है। यानी कि 2 की पावर 4 टाइम्स लेंगे तो वो होगा 2 2 ज़र 4 8 16, यानी 2 की पावर 4 16, और इसी तरह स्क्वायर रूट 2 की पावर 4 करेंगे तो वो 4 के इक्वल है, वो हम पहले भी देखा है, तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। इसी तरह से पावर 4 है,
डी मोइवर थ्योरम लगाएंगे तो ये 4 मल्टीप्लाई होगा एंगल के साथ। यहाँ से ये कॉस 480 डिग्री, योटा साइन 480 डिग्री। कॉस 480 डिग्री -1/2 के इक्वल है और साइन 480 डिग्री इसके √3 के इक्वल है। तो यहाँ से वैल्यू पुट करके 64 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर होगा आपके पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। अब देखें कि इस क्वेश्चन में पोलर फॉर्म पहले ही गिवन है, ठीक है, ये में पहले ही पोलर फॉर्म गिवन है, बस हमने इसको कंप्यूट करना है, यानी पावर डी मोइवर थ्योरम ही लगाना है इसके ऊपर, ठीक है। पहले क्वेश्चन में था कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था कार्टेशियन फॉर्म में, उसको पहले हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, देन हमने डी मोइवर थ्योरम को यूज़ किया। इसमें पहले ही पोलर फॉर्म बनी हुई है, तो हम क्या करेंगे, डी मोइवर थ्योरम को यूज़ करते हुए 12 की स्क्वायर रूट 2 की पावर 12 सेपरेट करेंगे और इसके ऊपर डी मोइवर थ्योरम लगाएंगे तो ये 12 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इस तरह से, ठीक है। अब स्क्वायर रूट 2 की पावर 2 इंटू 6 करें तो 2 स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल, 2 की पावर 6 64 के इक्वल, और यहाँ से ये इसके इक्वल, ठीक है। ये 64 वैसे cos 3π/2 0 के इक्वल है, sin 3π/2 -1 के इक्वल है, तो यहाँ से -64 अयोटा ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें भी पोलर फॉर्म गिवन है, ठीक है। डी मोइवर थ्योरम को यूज़ करते हुए इसको आप देख सकते हैं कि ये आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 to 32, कन्वर्ट दी फॉलोइंग इनटू a प्लस अयोटा बी, यानी कि ये जो पोलर फॉर्म है, ठीक है, इसको हमने a प्लस अयोटा बी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब ये देखें कि ये एक पोलर फॉर्म है, उसकी पावर 12 है, ये पोलर फॉर्म है, उसकी पावर 5 है, इन दोनों पे लहदा डी मोइवर थ्योरम को यूज़ करें, इस पे यूज़ किया तो ये 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी इसी तरह 2 की पावर 5 सेपरेट और इसकी पावर 5 सेपरेट, उस पर डी मोइवर थ्योरम लगाया तो ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि 2 की पावर 5 को बाहर ले आएँ और ये वैसे ही, ठीक है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 4π/3 होगा और ये 5π/6। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं पोलर फॉर्म, इनको मल्टीप्लाई करना पहले ही देखा हुआ है हमने, cos θ1 प्लस θ2 इस तरह प्लस अयोटा साइन θ1 प्लस θ2, तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर होगा, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं, ये इजी है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 32 भी ऐसे ही है, ठीक है। अब सबसे पहले हम डी मोइवर थ्योरम यूज़ करेंगे, देन उनको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करना हमने सीखा हुआ है पहले भी, 8 की पावर 3 और इस पे डी मोइवर थ्योरम यूज़ किया तो 3 मल्टीप्लाई होगा एंगल के साथ। इसी तरह यहाँ भी अब 8 की पावर 3 करेंगे तो वो 512 होगा, 2 की पावर 10 करेंगे 1024 होगा, तो यहाँ पे 9π/8 प्लस योटा साइन 9π/8, नीचे भी cos 5π/8 प्लस योटा साइन 5π/8। दो कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में डिवीजन हो रही है उनकी, तो वो किस तरह से होगी, cos θ1 माइनस θ2 प्लस योटा साइन θ1 माइनस θ2, ठीक है। यहाँ से एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा एंगल, यहाँ से ये होगा, तो cos 4π/8 यानी 4 1 ज़र 4 2 ज़र यानी π/2 sin π/2, cos 90 पे 0 sin 90 पे 1, तो इसका आंसर 1/2 अयोटा होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, यूज डी मोइवर्स थ्योरम फार्मूला विद n इज इक्वल टू 2 टू फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फॉर cos 2θ एंड sin 2θ, ठीक है। sin 2θ cos 2θ के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फाइंड करनी है और n हमने 2 लेना है, ठीक है। तो डी मोइवर्स थ्योरम या डी मोइवर्स फार्मूला क्या होता है, cos θ प्लस अयोटा साइन थीटा की पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस अयोटा साइन n थीटा। अब चूँकि उन्होंने कहा कि n 2 लेना है तो n 2 के लिए यहाँ पे n को 2 किया पुट, यहाँ भी n 2, तो ये आ गया, इसको कह दें कि ये नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट का किया cos θ प्लस अयोटा साइन थीटा की पावर 2, इसका ये फार्मूला ओपन किया a प्लस बी का स्केयर, यानी ये स्केयर ओपन किया तो क्या आएगा, a स्केयर यानी cos स्केयर थीटा प्लस बी स्केयर यानी अयोटा स्केयर साइन स्केयर थीटा प्लस 2ab, तो ये होगा, ठीक है। यहाँ से cos स्केयर थीटा, ये अयोटा स्केयर की जगह -1 आएगा तो माइनस साइन स्केयर थीटा प्लस 2 cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, ठीक है। ये इक्वेशन 2 आ गई। अब देखें कि ये cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा इसके इक्वल है, इसी तरह cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा स्केयर ये इसके इक्वल है। 1 और 2 को यूज़ करते हुए हम कह सकते हैं
कि अगर लेफ्ट साइड्स इक्वल हैं तो ये राइट साइड भी इक्वल होगी, ठीक है। तो जब राइट साइड्स इक्वल हैं तो वहाँ से रियल पार्ट के इक्वल होगा, यानी कि cos 2 थीटा इसके इक्वल होगा और sin 2 थीटा इसके इक्वल होगा, ठीक है। रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, और यही हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, यूज De Moivre's फार्मूला विद n इज इक्वल टू 3 टू फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फॉर cos 3 थीटा एंड sin 3 थीटा, ठीक है। ये भी 33 की तरह ही है। डी मोइवर्स थ्योरम क्या है, cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा की पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस योटा साइन n थीटा, ठीक है। n इज इक्वल टू 3 के लिए n की जगह 3 पुट किया तो ये इक्वेशन 1 आ गई, ठीक है। इसको कहते हैं इक्वेशन 1। अब क्या किया कि cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा की पावर 3, ये इसका क्यूब ओपन किया, a प्लस बी का क्यूब, वो क्या होता है a प्लस बी का क्यूब, क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस a इंटू a प्लस बी, ये होता है। यानी कि a प्लस बी a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 फार्मूले का a b इंटू a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 2 आएगी, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड्स अगर इक्वल हैं तो राइट साइड भी इक्वल होगी, तो वहाँ से ये जो रियल पार्ट है cos 3 थीटा ये रियल पार्ट के इक्वल होगा। इसी तरह ये जो इमेजिनरी पार्ट है इस इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 35-36, फाइंड पॉजिटिव इंटीजर n विच सेटिस्फाई द इक्वालिटी, ठीक है। हमने वो n इंटीजर फाइंड करना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो इसको भी हम इसी तरह करेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कार्टेशियन फॉर्म में, इसको हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन हम उसके ऊपर De Moivre's थ्योरम लगाएंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। लेट किया पहले कि z इक्वल है इसके रूट 3/2 प्लस 1/2 आयोटा। इसको पहले हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए r चाहिए हमें, इसका मॉड लेंगे r आएगा 1। थीटा फाइंड किया तो वो π/6 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास पोलर फॉर्म ये आ गई। अब इसके रूट 3/2 प्लस 1/2 आयोटा, इसकी पावर हमने n लेनी है तो दोनों तरफ हम n पावर लेंगे, ठीक है। यहाँ भी n यहाँ भी n। जब n पावर लेंगे तो इसके ऊपर De Moivre's फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो वो क्या होगा cos n π/6 प्लस योटा साइन n π/6, यानी कि इसकी वैल्यू ये आ गई। अब चूंकि हमें गिवन है कि इसके रूट 3/2 प्लस 1/2 आयोटा की पावर n-1 के इक्वल है, तो इसका मतलब इस ये अगर -1 के इक्वल है तो ये -1 के इक्वल होगा। उसको हम -1 को लिख सकते हैं -1 प्लस 0 आयोटा, ठीक है। इस तरह से देखिए cos n π/6 प्लस योटा साइन n π/6 ये इक्वल है -1 प्लस 0 आयोटा। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर किस वक्त इक्वल होता है, जब रियल पार्ट के इक्वल हो, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि cos n π/6 ये इक्वल है -1 के, sin n π/6 इक्वल है 0 के। अब देखें कि ये दोनों इक्वेशन कब होल्ड करेंगी। n π/6 को हम क्या लें कि cos के ऊपर वो वैल्यू -1 दे और sin के ऊपर 0 दे, यानी कि n π/6 को क्या पुट करें। अगर cos n यानी n π/6 को अगर हम पाई के इक्वल लें, पाई, तो cos पाई हमें पता है -1 होता है, sin पाई 0 होता है। तो इसका मतलब n π/6 को अगर हम पाई लेंगे तो उसी वक्त ये दोनों इक्वेशन होल्ड करेंगी, ठीक है। दिस विल अकर व्हेन n π/6 इक्वल टू पाई। तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल लें, ये पाई से कैंसिल और ये 6 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो n इज इक्वल टू 6, यानी ये n हमारे पास इंटीजर आ गया जो गिवन इक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, ये भी उसी तरह। सबसे पहले हमने इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। r फाइंड किया, थीटा फाइंड किया, थीटा आया π/4 और जो पॉइंट था वो लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल होता है पाई माइनस थीटा tan इनवर्स π/6 π/y tan इनवर्स y/x। तो यहाँ से एंगल आ गया 3π/4, तो ये पोलर फॉर्म आ गई, ठीक है। अब इसकी पावर n लेंगे दोनों तरफ, तो
हमें पता है ये गिवन है, ये हमें गिवन है। इसकी वैल्यू क्या थी, कॉस 3 पाई/4 प्लस योटा साइन 3 पाई/4, ये पावर n वैसे इज इक्वल टू 1 वैसे, ठीक है। डी मोइगल्स थ्योरम लगाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। अब देखें कि 3n/4 इसकी जगह हम क्या वैल्यू पुट करें, कौन सा एंगल पुट करें कि ये दोनों इक्वेशन होल्ड करें। अगर हम 0 पुट करें, कॉस 0 पे 1 और साइन 0 पे 0, तो इसका मतलब इसकी जगह हम अगर हम 0 पुट करें तो उसी वक्त ये होल्ड करेगी दोनों इक्वेशन, ठीक है। दिस विल अकर व्हेन 3n/4 इक्वल टू 0, और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 0। अब क्वेश्चन नंबर 37 है, फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इज इक्वल टू -1, z2 इज इक्वल टू 5 आयोटा, वेरीफाई दैट ए बी पार्ट, ठीक है। ए पार्ट में है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 नॉट इक्वल टू प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z2। बी पार्ट है प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z1 ओवर z2 नॉट इक्वल टू प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z2, ठीक है। ये हमने प्रूव करना है कि ये इक्वल नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम z1 का प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करेंगे, z2 का प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करेंगे, इनकी मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करेंगे, उनकी डिवीजन का प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करेंगे। देन हम उन रिजल्ट को देखेंगे कि वो इक्वल आते हैं कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन है हमें z1 z2। z1 के लिए थीटा क्या होगा, tan इनवर्स y ओवर x, tan इनवर्स 0 y यानी 0 ओवर ये 0 होगा, और tan कहाँ पे 0, पाई के ऊपर। ये पाई यानी tan 0 पे 0 भी था, लेकिन पाई हमने इसलिए लिखा है कि पॉइंट जो है ये लाई करा है इस साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे पाई होता है, ठीक है। तो इस वजह से हम पाई ले रहे हैं। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z1 के आ गया पाई, ठीक है, क्योंकि ये इस इंटरवल में लाई कर रहा है -पाई से पाई कैपिटल है, यानी प्रिंसिपल आर्गुमेंट इस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z1 पाई आ गया। अब z2 के लिए फाइंड करते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5 ओवर x, y क्या है हमारे पास 5x 0 है, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी कहाँ पे 90 पे, तो इसका मतलब आर्गुमेंट ऑफ z2 भी आ गया। अब हमने आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 फाइंड करना है, तो वो क्या होगा, पहले हम z1 इंटू z2 फाइंड करते हैं। z1 -1 है, z2 5 आयोटा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आयोटा होगा, ठीक है। अब ये z1 इंटू z2 आ गया, तो अब हम इसका आर्गुमेंट फाइंड करते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट, वो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x, tan इनवर्स ये माइनस वैसे ही और -5 ओवर 0 माइनस इन्फिनिटी, तो tan कहाँ माइनस बाहर आएगा, tan कहाँ पे इन्फिनिटी 90 के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 -पाई/2 आ गया। नेक्स्ट z1 ओवर z2 पहले फाइंड करते हैं, फिर उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करेंगे। z1 ओवर z2 फाइंड किया तो वो ये आ गया। अब इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड किया तो वो हमारे पास -90 आया, ठीक है, ये आ गया। अब z1 z2 z1 इंटू z2 z1 ओवर z2 इन सब का हमने प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड कर लिया। अब हम देखते हैं कि क्या ये इक्वल है कि नहीं। पहले इसको देखते हैं कि आर्गुमेंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 क्या ये इसके इक्वल है, आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस z2 के। इसकी वैल्यू क्या थी -पाई/2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z1 क्या है पाई, ये प्लस वैसे ही आर्गुमेंट ऑफ z2 क्या है पाई/2, -पाई/2 और ये एलसीएम लेंगे तो ये 3 पाई/2 आएगा, तो और ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 नॉट इक्वल टू प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z2, ठीक है। इसी तरह से प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z1 ओवर z2 इक्वल टू दिस, इसको देखते हैं कि क्या ये इक्वल है कि नहीं। तो इसकी वैल्यू पुट की -पाई/2 आ गया इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पाई है माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 पाई/2 है। जब पाई में से पाई/2 माइनस करेंगे तो पाई/2 आएगा, और ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब इस केस में भी आर्गुमेंट ऑफ z1 ओवर z2 नॉट इक्वल टू प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z2, ठीक है। नेक्स्ट है 38 फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर z1 -1 z2 5 आयोटा, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है 37 वाले, लेकिन इसमें हमने प्रूव करना है कि जनरल आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 इक्वल है जनरल आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस जनरल आर्गुमेंट ऑफ z2,
इसी तरह जनरल आर्गूमेंट ऑफ z1 ओवर z2 इज इक्वल टू जनरल आर्गूमेंट ऑफ z1 माइनस जनरल आर्गूमेंट ऑफ z2, ठीक है। तो इसको अब हम प्रूव करते हैं। गिवन z1 z2, इसमें भी हमने वही करना है कि z1 का सबसे पहले हम जनरल आर्गूमेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। पीछे हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट फाइंड कर रहे थे, यहाँ पे हम जनरल आर्गूमेंट फाइंड करेंगे। तो वो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0 वाई ओवर एक्स, वाई हमारे पास 0 है, x माइनस 1 है। tan इनवर्स 0, tan कहाँ पे 0, tan 0 पे 0, पाई पे भी 0 होता है, ठीक है, 2 पाई पे भी 0 होता है, लेकिन हम कोई एक वैल्यू ले रहे हैं 0 फर्स्ट करो, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जनरल आर्गूमेंट जो है वो ये सेट ऑफ वैल्यूज़ है, तो उसमें से हम एक वैल्यू ये ले रहे हैं 0। ये जनरल आर्गूमेंट ऑफ z1 0 आ गया। इसी तरह से z2 का जब जनरल आर्गूमेंट फाइंड किया तो वो हमारे पास पाई ओवर 2 आया, ठीक है। अब हम z1 इंटू z2 का जनरल आर्गूमेंट फाइंड करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम z1 z2 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई किया -5 आया। उसका जनरल आर्गूमेंट फाइंड किया तो वो हमारे पास वो भी पाई ओवर 2 ही आया, ठीक है। अब z1 और z2 को जब हमने डिवाइड किया, ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिवाइड किया था, वो हमारे पास 1/5 आया था, ठीक है, ये आया था, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। तो इसका जनरल आर्गूमेंट क्या होगा, tan इनवर्स y, y हमारे पास क्या है 1/5, x 0 है, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस पाई ओवर 2, ठीक है। हमें पता है कि tan जो है, tan इनवर्स कहाँ पे इन्फिनिटी होता है, tan 90 पे भी होता है, -90 पे भी होता है, लेकिन हम -90 चूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अब सारी वैल्यूज़ निकाल ली, अब हम पुट करके चेक करते हैं कि क्या ये इक्वल है कि नहीं। सबसे पहले इसको देखते हैं। तो आर्गूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 वो पाई ओवर 2 था, z1 का आर्गूमेंट 0 था, z2 का आर्गूमेंट पाई ओवर 2 है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये इक्वल है, ठीक है। तो 10 आर्गूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ z2। इसी तरह से आर्गूमेंट ऑफ z1 ओवर z2, इसको देखते हैं कि ये इक्वल है कि नहीं। आर्गूमेंट ऑफ z1 और z2 माइनस पाई ओवर 2 के इक्वल है, 0 माइनस वैसे आर्गूमेंट ऑफ z2 पाई ओवर 2 है, तो यहाँ से ये भी इक्वल है। तो इसका मतलब प्रूव हो गया कि आर्गूमेंट जनरल आर्गूमेंट ऑफ z1 ओवर z2 इक्वल टू जनरल आर्गूमेंट ऑफ z1 माइनस जनरल आर्गूमेंट ऑफ z2। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 को कम्प्लीटली डिस्कस किया है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।